नमस्कार। आज हम बिहार को एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। ज़मीन से नहीं बल्कि उसकी नदियों के रास्ते से। हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें सरकारी रिपोर्टें और परीक्षा केंद्रित नोट्स शामिल हैं, वो एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल तस्वीर पेश करते हैं। हमारा मिशन है इस तस्वीर को साफ करना और उन ज़रूरी बातों को समझना जो यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। देखिए, बिहार को नदियों का प्रदेश यूं ही नहीं कहा जाता। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये राज्य की कृषि, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि उसकी आपदाओं की पटकथा भी लिखती हैं। और इसीलिए इनसे जुड़े सवाल परीक्षाओं में बार बार आते हैं। जी, इन नदियों के स्वभाव को समझना, कौन शांत है, कौन विनाशकारी, कौन बारहमासी है और कौन बरसाती, यही आज हमारी पड़ताल का केंद्र बिंदु होगा। तो इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें? मतलब इतनी सारी नदियां हैं, इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सबसे सरल और तार्किक आधार है गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी। हाँ, आप कल्पना कीजिए कि गंगा नदी एक विशाल विभाजक रेखा की तरह बिहार के मैदान को लगभग 2 बराबर हिस्सों में, उत्तर और दक्षिण में काट रही है। तो वर्गीकरण इसी आधार पर होता है? बिल्कुल। पहली हैं उत्तर बिहार की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी हैं दक्षिण बिहार की नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार यानी विंध्याचल या छोटा नागपुर की पहाड़ियों से आती हैं। और इनके स्वभाव में भी जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि इनके स्रोत इतने अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। उत्तर की नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से आती हैं, तो बर्फ पिघलने के कारण उनमें साल भर पानी रहता है। वे सदाबहार हैं। जैसे घाघरा, गंडक, कोसी। जी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। वहीं दक्षिण की नदियां पठारी हैं और मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर है। तो वो बरसाती हुई? हाँ, वो बरसाती होती हैं। गर्मियों में अक्सर सूख भी जाती हैं। इनमें सोन, पुनपुन, फल्गु ये सब प्रमुख हैं। हमारे स्रोतों में एक बात बार बार आती है कि उत्तर बिहार की नदियां विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती हैं। कोसी का नाम तो हम सब जानते हैं, पर क्या ये इन सभी नदियों का सामान्य चरित्र है? हाँ, काफी हद तक। इसके पीछे एक बहुत सीधा भौगोलिक कारण है। वो क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आप एक तेज ढलान से पानी और मिट्टी बहा रहे हों और अचानक वो एक सपाट जमीन पर आ जाए। तो पानी की रफ्तार कम हो जाएगी और वो सारी मिट्टी वहीं जमा कर देगा। बिल्कुल। उत्तर बिहार की नदियां हर साल यही करती हैं। हिमालय से तेज रफ्तार से उतरकर जब वे बिहार के समतल मैदान में प्रवेश करती हैं, तो उनकी गति अचानक बहुत धीमी हो जाती है। और वे अपने साथ लाई हुई करोड़ों टन गाद, मतलब सिल्ट, वहीं मैदानों में बिछा देती हैं। सही कहा। इससे नदी का अपना ही रास्ता उथला होने लगता है और पानी को फालने के लिए नया रास्ता खोजना पड़ता है। और यही वजह है मार्ग परिवर्तन की और विनाशकारी बाढ़ की। जी, और इसी प्रक्रिया का एक और दिलचस्प नतीजा है चौर या ऑक्सबो झीलों का बनना। चौर, ये शब्द मैंने कई बार पढ़ा है। ये कैसे बनते हैं? जब कोई नदी सांप की तरह लहराते हुए चलती है, तो कभी-कभी वो अपने एक पुराने घुमावदार मोड़ को मुख्य धारा से काट देती है। अच्छा। पानी का वो कटा हुआ, ठहरा हुआ हिस्सा एक झील जैसा बन जाता है, जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है। उसे ही हम चौर या ऑक्सबो झील कहते हैं। इसका कोई उदाहरण बिहार में? हाँ, बेगूसराय की प्रसिद्ध कांवर झील इसका एक बहुत बड़ा और सुंदर उदाहरण है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ नदियों का वर्गीकरण। अब अपनी मुख्य सड़क यानी गंगा नदी पर आते हैं। बिहार के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है? गंगा बिहार की रीढ़ है, मुख्य जल निकासी प्रणाली। राज्य की लगभग सभी नदियां अंत में इसी में आकर मिलती हैं। परीक्षा के लिहाज से क्या तथ्य जरूरी हैं? कुछ तथ्य हमेशा याद रखने चाहिए। ये बिहार में बक्सर के पास चौसा में प्रवेश करती है। ठीक है। राज्य के अंदर इसकी कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है, जो इसे बिहार की सबसे लंबी नदी बनाती है। पूछा जाता है कि ये कितने जिलों से होकर गुजरती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो ये बिहार के 12 जिलों को छूती है, जिसमें सबसे लंबा सफर ये पटना जिले में तय करती है, करीब 99 किलोमीटर। अच्छा, और इसकी सहायक नदियां? इसका सहायक नदियों का जाल ही बिहार का असली नदी तंत्र बनाता है। उत्तर से घाघरा, गंडक, कोसी और दक्षिण से सोन, पुनपुन, क्यूल जैसी नदियां। तो गंगा बिहार की जीवन रेखा है, लेकिन इस जीवन रेखा को असली ताकत उन सहायक नदियों से मिलती है जो हिमालय से आती हैं।
इनमें सबसे पहले किसकी बात करें? अगर हम पानी की मात्रा यानी वाटर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो घाघरा नदी से शुरू करना चाहिए। घाघरा मतलब सरयू? हाँ, वही। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार पर मापचाचुंगो ग्लेशियर से होता है। नेपाल में इसे कर्णाली कहते हैं। और बिहार में? बिहार में ये सीवान जिले से प्रवेश करती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। घाघरा के बाद गंडक का जिक्र आता है। इसका तो धार्मिक महत्व भी बहुत है ना? बिल्कुल सही। गंडक को नेपाल में नारायणी और मैदानों में शालिग्रामी भी कहते हैं। शालिग्रामी क्यों? क्योंकि इसमें गोल काले शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं जो भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा। यह नदी नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार में पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और हाँ, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के तट पर है। और इसका आर्थिक महत्व? मैंने त्रिवेणी नहर के बारे में पढ़ा है। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के लिए जीवनदायिनी है। ये गंडक नदी से ही निकाली गई एक प्रमुख सिंचाई नहर प्रणाली है, जिसने इस क्षेत्र को खासकर गन्ना उत्पादन में बहुत समृद्ध बनाया है। एक और नदी है, बूढ़ी गंडक। क्या इसका गंडक से कोई सीधा संबंध है? नाम तो बहुत मिलता जुलता है। यह एक दिलचस्प कहानी है। माना जाता है कि बूढ़ी गंडक वास्तव में गंडक नदी का ही पुराना छोड़ा हुआ रास्ता है। अच्छा। जी। समय के साथ गंडक पश्चिम की ओर खिसक गई और पुराने रास्ते पर एक नई शांत नदी बहने लगी, जिसे बूढ़ी गंडक कहा गया। तो ये गंडक के समानांतर बहती है? हाँ, लगभग समानांतर। लेकिन इसका उद्गम पश्चिमी चंपारण के चौतरवा चौर से होता है। खगड़िया शहर इसी के तट पर बसा है। और अब उस नदी पर आते हैं जिसका नाम सुनते ही बिहार के लोगों के मन में एक डर और सम्मान का मिला-जुला भाव आता है। कोसी। हाँ, बिहार का शोक कोसी। कोसी ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक जीती जागती अप्रत्याशित प्राकृतिक शक्ति है। इसे बिहार का शोक अपनी विनाशकारी बाढ़ और लगातार रास्ता बदलने की अविश्वसनीय प्रवृत्ति के कारण कहा जाता है। नेपाल में इसे सप्तकोसी भी कहते हैं ना? हाँ जी, क्योंकि ये वहाँ 7 धाराओं के मिलने से बनती है। इसके मार्ग बदलने की प्रवृत्ति कितनी गंभीर है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये पिछले 200-250 सालों में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा खिसक चुकी है। ये तो हैरान करने वाली बात है। ये सच है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये लगभग 112 से 133 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसकी है। 132 किलोमीटर? हाँ, आप कल्पना कीजिए, जो गांव 200 साल पहले कोसी के पूर्वी किनारे पर था, आज वो इसके पश्चिमी किनारे से भी कई किलोमीटर दूर हो सकता है। इससे तो बहुत उलझन पैदा होती होगी। बहुत ज्यादा। जमीन के मालिकाना हक, नक्शे सब गड़बड़ा जाते हैं। इसका कारण वही है, हिमालय से लाया गया भारी गाद जो पंखे के आकार में मैदानों में जमा होता है और नदी को हर साल नया रास्ता तलाशने पर मजबूर कर देता है। 2008 की बाढ़ तो एक राष्ट्रीय आपदा थी, वो इसी का नतीजा थी। हाँ, 2008 में कुसाहा, जो नेपाल में है, वहां नदी का तटबंध टूट गया। लेकिन ये सिर्फ एक तटबंध का टूटना नहीं था। कोसी ने अपना एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना रास्ता फिर से पकड़ लिया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा जैसे जिले जो इस रास्ते पर बस चुके थे, पूरी तरह से जलमग्न हो गए। लाखों लोग बेघर हो गए। ये एक भयानक याद दिलाता है कि प्रकृति अपना रास्ता खोज ही लेती है। तो उत्तर की नदियां गाद लाकर जमीन को उपजाऊ भी बनाती हैं और प्रलय भी लाती हैं। ये तो एक दोधारी तलवार हुई। बिल्कुल। क्या दक्षिण की नदियों की कहानी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? दक्षिण की कहानी काफी अलग है। ये पठारी और बरसाती नदियां हैं। शांत है, इनका मार्ग निश्चित है और ये अपने साथ उतनी गाद नहीं लाती। इनमें सबसे प्रमुख नदी है सोन। सोन नदी, इसका नाम ही बहुत सुंदर है। और इसके पीछे कारण भी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है, ठीक वहीं से जहां से नर्मदा निकलती है। अच्छा। इसकी रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इसे प्राचीन काल में हिरण्यवाह यानी सोना ढोने वाली भी कहा जाता था। और ये पठारी होने के बावजूद 12मासी है। हाँ, ये दक्षिण बिहार की नदियों में एक अपवाद है। ये लगभग 12मासी है। और इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, खासकर इंद्रपुरी बैराज के कारण। बिल्कुल। इंद्रपुरी बैराज से निकलने वाली सोन नहर प्रणाली ने रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद जैसे जिलों को बिहार का अनाज का कटोरा बना दिया है।
ये पटना के पास मनेर में गंगा से मिल जाती है। सोन के अलावा दक्षिण में पुनपुन नदी का भी जिक्र आता है, जो अक्सर पटना के लिए सिरदर्द बन जाती है। हाँ, पुनपुन एक ठेठ बरसाती नदी है। ये झारखंड के पलामू से निकलती है। शांत मौसम में ये पतली सी धारा होती है, लेकिन बारिश में इसका जलस्तर तेजी से बढ़ता है और ये पटना के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बाढ़ का कारण बनती है। और ये फतुआ के पास गंगा में मिलती है। जी। और अब बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो शायद बिहार की सबसे रहस्यमयी और पवित्र नदी है, फल्गु। फल्गु नदी वाकई में अद्वितीय है। ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए परम पवित्र है। गया शहर और विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर इसी के तट पर है। पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। जिसके तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि गर्मी के मौसम में आप देखेंगे तो सतह पर पानी की एक बूंद नहीं दिखेगी, सिर्फ मीलों तक फैली रेत। एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब नदी आंखों के सामने रेत के मैदान में गायब हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप उस रेत को कुछ फीट खोदें तो नीचे कल कल बहती धारा मिल जाएगी। अरे वाह। इसे अंतसलीला भी कहते हैं, यानी भीतर भीतर बहने वाली। ये एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है। ये अविश्वसनीय है। तो हमने उत्तर की प्रलयंकारी नदियों से लेकर दक्षिण की शांत और रहस्यमयी नदियों तक की यात्रा की। अगर हमें परीक्षा की तैयारी के लिए इन सब जानकारियों का सार निकालना हो तो वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन्हें भूलना नहीं चाहिए? चलिए एक त्वरित रिवीजन करते हैं, बिल्कुल परीक्षा के अंदाज में। जरूर। सबसे पहला और सीधा सवाल, बिहार की सबसे लंबी नदी? गंगा, लगभग 445 किलोमीटर। दूसरा, बिहार का शोक? बिना सोचे समझे कोसी नदी। ठीक। जल आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? याद रखिए, लंबाई में नहीं, जल की मात्रा में। उत्तर है घाघरा। और दक्षिण बिहार से जुड़े मुख्य बिंदु? दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी सोन नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक में होता है। त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? गंडक नदी से। और गया शहर किस नदी के तट पर है? फल्गु नदी। बहुत बढ़िया। और वो बुनियादी वर्गीकरण? हाँ, वो हमेशा याद रखें। उत्तर बिहार की नदियां हिमालयी, सदाबहार और बाढ़ प्रवण हैं। दक्षिण बिहार की नदियां पठारी और बरसाती हैं, जिसमें सोन एक प्रमुख अपवाद है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सीधे सीधे अंकों में बदल सकते हैं। ये बिहार की नदियों का एक बहुत ही विस्तृत और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण था। हमने न केवल उनके उद्गम और मार्ग को जाना, बल्कि उनके चरित्र और बिहार के जीवन पर उनके गहरे प्रभाव को भी समझा। निश्चित रूप से। और जैसा हमने शुरू में कहा था, इन नदियों को समझना केवल भूगोल को समझना नहीं है, ये बिहार की अर्थव्यवस्था, उसकी कृषि और बाढ़ जैसी उसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक चुनौती को समझना है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले चलिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। हमारे स्रोतों में बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों के निर्माण का बार बार उल्लेख है, लेकिन इनकी आलोचना भी होती है कि ये नदी को कैद करके समस्या को और गंभीर बना देते हैं। और दूसरी ओर नदी जोड़ो परियोजनाएं भी हैं। जी। कोसी मेची और गंडक गंगा जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। तो यहाँ विचार करने वाला प्रश्न ये है कि क्या ये विशाल राष्ट्रीय परियोजनाएं आने वाले दशकों में बिहार के बाढ़ पैटर्न के साथ साथ राज्य के पूरे पारिस्थितिकी और कृषि परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल सकती हैं? या फिर वे कुछ अनपेक्षित परिणाम भी ला सकती हैं? हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो भविष्य की नीतियों और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।